हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बच्चों, आज हम बात करेंगे जैव विविधता की क्षति यानी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बच्चों, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अजैविक कारकों के साथ साथ पर्यावरण के जैविक कारकों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अनेक जातियां तेजी से नष्ट हो रही हैं। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। उसके 2004 के आंकड़ों के अनुसार 784 जातियां कशेरुकियों की, 359 जातियां अकशेरुकियों की और 87 पौधे पिछले 500 वर्षों में विलुप्त हो चुके हैं। अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की समुद्री गाय, मॉरिशस का डोडो, बाली और जावा के बाघ इनमें से मुख्य हैं। ये बच्चों, ये जेब्रा की तरह दिखने वाला अफ्रीका का क्वेगा, ये मॉरिशस का डोडो पक्षी जिसके मांस के लिए इसका इतना शिकार किया गया कि ये विलुप्त ही हो गया। ये समुद्री गाय, ठीक है। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। पूरे विश्व में 15,500 जातियां विलुप्त की कगार पर हैं। 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर और 31% आवृतबीजी खतरे की कगार पर हैं। बच्चों, विलुप्त जीवों पर लुप्त होने के संकट तथा विलुप्त होने का लेखा जोखा एक बुक में बताया जाता है या एक बुक में छापा जाता है, जिसे रेड डेटा बुक या लाल आंकड़ा किताब कहते हैं। ये कौन छापते हैं इस किताब को? IUCN एक संस्था है। ये संस्था इस किताब को छापती है, जिसमें लिस्ट दी रहती है कि कौन से जीव विलुप्त होने कौन से जीव संकटग्रस्त हैं या कौन से विलुप्त हो चुके हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, पहली रेड डेटा बुक 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई। अब तक 5 जो है ये बुक्स छप चुकी हैं। इनके कुछ क्राइटेरिया जिनमें रखते हैं। पहला है विलुप्त या एक्सटिंक्ट या EX। ऐसी विलुप्त स्पीसीज उनको कहेंगे जिनका कोई भी सदस्य जीवित नहीं है। दूसरी कैटेगरी है वन विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, EW से इसको दिखाते हैं। ऐसी प्रजाति जो केवल कृत्रिम आवासों में ही अब बचे हैं, वनों में, वाइल्ड स्टेट में इनका कोई भी सदस्य नहीं बचा है, उसको प्रजाति को कहेंगे हम वन विलुप्त। अगला है घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने वाली हैं। संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, EN, वनों से विलुप्ति का खतरा जिनके बना हुआ है, जिन जातियों का, उन जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। असुरक्षित, वल्नरेबल भी एक कैटेगरी है। ऐसी जातियां जिनकी वनों में संकटग्रस्त होने की प्रबल संभावना है, उनको हम असुरक्षित जातियों के अंतर्गत रखते हैं। संकट निकट, नियर थ्रेटन्ड, एंटी, ऐसी जातियां जो अभी तो जिनकी संख्या बहुत है लेकिन निकट भविष्य में उनके संकटग्रस्त होने की संभावना है, उनको हम संकट निकट जातियां या नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज कहते हैं। संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, LC, ऐसी जातियां जिनको बहुत कम खतरा है, उन्हें संकट मुक्त जातियों की कैटेगरी में रखा जाता है। आंकड़ों का अभाव, डेटा डिफिशिएंट, DD, आंकड़ों की कमी के कारण जिन जातियों का अनुमान लगाना संभव नहीं हुआ है, उन जातियों को डेटा डिफिशिएंट कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला जो कैटेगरी है वो है अनाकलित, नॉन इवेल्युएटेड, NE। ऐसी जातियां जिनकी अभी तक अंकना नहीं की गई है, उन जातियों को NE यानी नॉन इवेल्युएटेड जातियों के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चों, अब तक मतलब पृथ्वी अब से 3 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक 5 बार जातियों का विलोपन हो चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक 5 बार जातियों का विलोपन हो रहा है और ये छठा जो अभी फेज चल रहा है वो छठा फेज चल रहा है। लेकिन अभी मनुष्यों के क्रियाकलापों से जो विलोपन की दर है वो 100 से 1000 गुना तेज हो गई है। और अगले वर्षों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अगले 100 वर्षों में आधी जो जातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। जैव विविधता ह्रास के कारण उत्पादकता कम हो जाएगी। पर्यावरणीय बलों जैसे सूखा,
के प्रति जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी और कीटों का प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं जैव विविधता क्षति के कारणों के बारे में। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैव विविधता जो क्षति है उसके मुख्य कारण हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आवासों की क्षति और विखंडन, हैबिटेट लॉस। अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्रदूषण, पोल्यूशन, सहविलुप्तता, को एक्सटिंक्शन, विदेशी जातियों का आक्रमण, इन्वेजिव स्पीसीज और विशुद्धन यानी डिस्टर्बेंस। चलिए अब इन्हें और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं आवासों की क्षति और उनका विखंडन। बच्चों हर जो वाइल्ड एनिमल है उसका अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें वो रहता है, ठीक है। परंतु जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है, मानव आबादी, सड़कों, रेलवे लाइनों ने जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, उनको हानि पहुंचाई है और उनको खंडित कर दिया है। हर वर्ष हजारों हेक्टेयर वनों को काटा जा रहा है, ठीक है। एक समय में पृथ्वी के 14% भाग पर वर्षा वन थे, ठीक है। अब वर्षा वनों का जो क्षेत्र है वो 6% रह गया है। क्यों? क्योंकि जो वर्षा वन है जिसमें अमेजन वन की बात हम कर रहे थे, जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये जंगल। यहाँ पर सोयाबीन की खेती सोयाबीन उगाने के लिए और चरागाह बनाने के लिए जो अमेजन के वर्षा वन है उनको साफ कर दिया है, ठीक है। अब वहां पर बहुत मतलब जो वर्षा वनों का प्रतिशत है अब वो बहुत कम रह गया है। वर्षा वन पहले पूरी पृथ्वी पे 14% थे, अब केवल 6% रह गए हैं। यहाँ हजारों लाखों जीव जातियां हैं जो उनके आवासों के साथ ही नष्ट हो जाएंगी या नष्ट हो रही हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा जैव विविधता क्षति का जो सबसे बड़ा कारण है वो उनके आवासों का नष्ट होना है। चलिए अतिदोहन, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं अतिदोहन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो मनुष्य है भोजन, लकड़ी, दवाएं आदि जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स अपने लिए प्राप्त करता है वो वनों से प्राप्त करता है। तो क्या बढ़ती हुई जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ रही है, ठीक है। इनकी मांग को तेजी से पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पे जो जैव विविधता है उसका दोहन किया जा रहा है, ठीक है। अति दोहन के कारण स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर जैसी अनेक जातियां विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। मछली, अंधाधुंध मछली पकड़ने से मछलियों की अनेक अच्छी जातियां जो है वो विलुप्त हो गई है। बच्चों ये है पैसेंजर कबूतर, ठीक है, ये अति दोहन के कारण ही विलुप्त हो गया। इवन डोडो पक्षी भी जो मैंने आपको दिखाया था उसके मांस के लिए उसका इतना अधिक दोहन किया कि वह विलुप्त हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है विदेशी जातियों का आक्रमण। सभी जातियां जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है उसमें जैविक नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन जब किसी बाहरी जाति को नए आवासों में लाया जाता है तो वहां पर तेजी से अनुकूलित होती हैं, ठीक है, और तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाती हैं क्योंकि वो अलग टाइप की है, तो वहां पर रहने वाली जातियों को उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी वो इतनी हावी हो जाती है कि वहां की मूल जातियों को वो नष्ट कर देती है, ठीक है। एलियन एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं इनको, एलियन स्पीसीज या एक्सोटिक स्पीसीज भी कहते हैं, जो दूसरी जो वहां की लोकल स्पीसीज है उनको खत्म कर देती है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जलकुंभी आइकॉर्निया, यह जलीय पौधा यूरोप से एशिया लाया गया था, ठीक है। अब ये जलाशयों में इतना फैल चुका है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दिखता था तो इसे वहां से लाया गया था, लेकिन अब इतना फैल चुका है कि वहां की जैव विविधता के लिए खतरा हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे चित्र में कितना जलकुंभी ये फैल गया है। तो ये क्या होगा, नीचे जो जीव होंगे उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोकेगा और ये उस तालाब में होने नहीं देता है, ठीक है। लैंटाना कामरा, यह उष्णकटिबंधीय अमेरिका से लाई एक झाड़ी है जो अब यहाँ इतनी ज्यादा फैल गई है कि ये ऐसा केमिकल सिक्रीट करती है कि अब अपने आसपास किसी को होने भी नहीं देती है, और ये किसी काम की नहीं है, इसको खाते भी नहीं है गाय भैंस, ठीक है। कहीं कहीं पर इसके जो डंडे हैं उससे थोड़ी बहुत मात्रा में
कुर्सियां वगैरह ये बनाने का काम चल रहा है, लेकिन ये इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि ये नुकसान कर रहा है। ये बच्चों दूसरा पौधा पार्थेनियम गाजर घास। पार्थेनियम एक खतरनाक खरपतवार है जो विदेशों से भारत आई और भारत में तेजी से फैल रही है। ये त्वची बीमारियां जैसे अस्थमा आदि बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। ठीक है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, नाइल पर्च। नाइल पर्च ये क्या है? ये नील नदी की मछली है जिसको दक्षिणी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया। इस मछली को, ठीक है, विक्टोरिया झील में डाला गया, परंतु इस परभक्षी मछली ने इतनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाई कि विक्टोरिया झील में रहने वाली चिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियों को इसने विलुप्त कर दिया। 200 से, इस मछली ने इस जाति की मछलियों की 200 से अधिक जातियों को विलुप्त कर दिया। 200 से अधिक जातियों को कहां विलुप्त कर दिया? विक्टोरिया झील में इस मछली को डाला गया। तो उसने जो ये मछली पहले से वहां रहती थी, इसकी 200 से अधिक जातियों को विलुप्त कर दिया। एक और एग्जाम्पल है इसका बच्चों, अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश, ये है अफ्रीकन कैटफिश। इस अफ्रीकन कैटफिश को हमारी नदियों में लाया गया और उसने भी नाइल पर्च की तरह ही यहाँ पर ये हानि पहुंचा रही है। हमारे देश की जो प्रजाति की, देशी प्रजाति की जो कैटफिश है, ये अशल्कमीन भी इसको कहते हैं, इसके अस्तित्व के लिए अब ये जो अफ्रीकन कैटफिश है ये खतरा बन चुकी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ले लेते हैं, सहविलोपन। ठीक है, को एक्सटिंक्शन। परितंत्र में अनेक जातियां बच्चों ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होती है, पूर्ण या आंशिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। यदि उनमें से एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर अन्य जातियों पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडराता है। इसी को ही सहविलोपन कहा जाता है। ये प्रायः वे जातियां होती हैं जिनमें सह उद्विकास पाया जाता है, को इवोल्यूशन पाया जाता है। ठीक है, यदि एक जाति विलुप्त होती है, एक साथ विकसित हुई है, तो एक विलुप्त हो गई तो दूसरे के भी विलुप्त होने का खतरा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सविकसित परागी सहोपकारिता टर्म आता है, सविकसित परागी सहोपकारिता, को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। ठीक है, सहविकसित परागकारी सहोपकारिता, इसमें क्या होता है, पुष्प के विकास के साथ साथ उसका परागणकारी कीट भी विकसित होता है, किंतु यदि वो पादप विलुप्त हो जाए तो वो कीट भी उसी के साथ विलुप्त हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विशुद्धन यानी डिस्टर्बेंस। यह मानव के क्रियाकलापों का बुरा परिणाम है। उसने बहुत सारे डिस्टर्बेंस की अगर हम लोग बात करें तो जीवों के प्राकृतिक आवासों में आने वाले परिवर्तनों को विशुद्धन या डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये कैसे आ सकते हैं? सूखा पड़ने से, आग लगने से, बाढ़ आने से, पेड़ों की कटाई से, खनन से, और जैसे सड़कें वगैरह बनती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बनती हैं, तो इससे क्या होते हैं, जो जीवों के आवास हैं, जीवों को परेशानी होने लगती है। ठीक है, और वो वहां से माइग्रेशन कर जाते हैं, चले जाते हैं, नए क्षेत्रों में उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, और इसी ये जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे जीव प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, डिस्टरबेंस, एक तो कि उनके आवास को ही नष्ट कर दिया, और अगर दूसरा पॉइंट ये कि आवासों को तो नष्ट नहीं किया, लेकिन उनके आवासों के आसपास ऐसी चीज करने लगे जिनसे कि उन्हें डिस्टरबेंस होता है, वो अपनी जो लाइफ साइकिल है उसे अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो वहां से माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रदूषण। बच्चों, प्रदूषण के से आप सभी परिचित हैं। प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है हमारे परितंत्र के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। मानव के क्रियाकलापों से जो प्रदूषण होता है उससे कई सारे इकोसिस्टम नष्ट हो गए हैं। जैसे
भारत की प्रमुख नदियों गंगा और यमुना में रहने वाली जीव जातियों पर इस प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकला हुआ सारा अपशिष्ट जो है वो नदी में ही जाता है। प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं, उनसे जो है बहुत ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी है उसको लॉस हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण लाइकेन और ब्रायोफाइटास की बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई हैं। अम्ल वर्षा के कारण पक्षियों की कई जातियों को पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है। और रासायनों के कारण मृदा के सूक्ष्म जीव, जलीय जीव आदि पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा है। डाइक्लोफेन आपको पता ही है, गिद्धों की संख्या को तेजी से कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, उनके रेडिएशन के कारण अनेक प्रकार के मधुमक्खियां, तितलियां, कीट और बीटल्स जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन हम बात कर चुके हैं। इसमें जैव आवर्धन क्या होता है कि केमिकल्स क्या डिग्रेड नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, ये शरीर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। कहाँ हर ट्रॉफिक लेवल में, हर फूड चेन के साथ ये इकट्ठा होते रहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के चैप्टर में हमने बात की कि जैव विविधता क्षति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, और जैव विविधता की अगर क्षति हो जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।